नमस्कार साथियों, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। हिंदी भाषा देश की आशा पर। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम पढ़ने वाले हैं छायावाद। क्या पढ़ने वाले हैं? छायावाद। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में हमने अभी तक का आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, सारे PYQ जितने भी क्वेश्चन हैं ऑल एग्जाम में आए हुए सारे हमने देख लिया है। आधुनिक काल में हमने भारतेंद्र युग देखा, द्विवेदी युग देखा और आज हम छायावाद देखेंगे। ऐसे ही और भी टॉपिक जो आपको चाहिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं, मैं वो टॉपिक लाऊंगी। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम PYQ क्वेश्चन देखेंगे और उसको व्याख्या के साथ देखेंगे। व्याख्या में क्या होगा, जो भी टॉपिक छूट जाएगा वो हम व्याख्या में कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ना क्या है हमें? छायावाद। क्वेश्चन नंबर 1, छायावाद शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किस आलोचक ने किया था? मुकुटधर पांडे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह। किसने किया था? मुकुटधर पांडे ने। ऑप्शन नंबर ए राइट है। व्याख्या देखेंगे। छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मुकुटधर पांडे ने किया। छायावाद को सिद्ध करने में पंडित मुकुटधर पांडे के श्री शारदा पत्रिका में प्रकाशित लेखमाला की अहम भूमिका रही। पंडित मुकुटधर पांडे की सरस्वती में प्रकाशित कविता कुकरी के प्रति को प्रथम छायावादी कविता माना गया है। कौन सी कविता को? कुकरी के प्रति माना गया है एवं समस्त हिंदी साहित्य जगत ने इसे स्वीकार भी किया है। इसमें छायावाद के सभी तत्व समाहित हैं। किसमें? कुकरी में। सन 1916 ईस्वी में इनके पहले कविता संग्रह पूजा के फूल, कौन सा? पूजा के फूल का प्रकाशन हुआ। इनकी प्रमुख कृतियां हैं शैलबाला 1916, लक्ष्मा 1917, परिश्रम 1917, हृदयदान 1918, मामा 1918 आदि। किसकी रचना है? मुकुटधर पांडे की। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। छायावाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था, किसने किया था? राम विलास शर्मा ने, मुकुटधर पांडे ने, नामवर सिंह ने, जयशंकर प्रसाद ने। किसने किया था? तो मुकुटधर पांडे ने किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, छायावाद युग का प्रवर्तक किसे माना जाता है? ए जयशंकर प्रसाद, बी सुमित्रानंदन पंत, सी महादेवी वर्मा, डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। किसे माना जाता है? ए जयशंकर प्रसाद वर्मा को माना जाता है। व्याख्या देखेंगे। छायावाद के प्रवर्तक के रूप संबंध में एक लंबा विवाद है। डॉक्टर गंगा प्रसाद पांडे, निराला जी की जूही की कली 1916 के ईस्वी के साथ इस युग के प्रवर्तक महाप्राण निराला को मानते हैं। छायावाद का काल 1918 से 1936 ईस्वी तक माना जाता है। कब से कब तक? 18 से 36 तक माना जाता है। अधिकतर विद्वान प्रसाद की झरना 18 से इस युग की शुरुआत मानते हैं। चूँकि इस युग में प्रसाद का आगमन पहले हुआ और छायावाद की भी यहीं से शुरुआत मानी जाती है, अतः जयशंकर प्रसाद को ही छायावाद का प्रवर्तक माना जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, छायावाद की पहली रचना मानी जाती है पल्लव लहर कामायनी झरना। कौन सी मानी जाती है? झरना। क्वेश्चन नंबर 5, आधुनिक काल की किस काव्यधारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? तो छायावाद में पाई जाती है। किसमें?
रहस्यवाद की भावना छायावाद में ही पाई जाती है। बी राइट को व्याख्या देखेंगे। आधुनिक काल की छायावाद काव्यधारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है। छायावाद को अर्थों में दो अर्थों में प्रयुक्त किया गया है, रहस्यवाद के अर्थ में और शैली विशेष या पद्धति के विशेष के व्यापक अर्थ में। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। पहला पॉइंट, 1916 के आसपास हिंदी में कल्पनापूर्ण स्वच्छंदता और भावुकता की एक लहर उमड़ी। भाव, भाषा, शैली, छंद, अलंकार सभी दृष्टियों से पुरानी कविताओं से इसका कोई मेल न था। आलोचकों ने इसे छायावाद या छायावादी कविता का नाम दिया। क्वेश्चन नंबर 6, छायावाद की निम्नलिखित विशेषताएं हो सकती हैं। विशेषण, विपर्यय, स्वच्छंद, भावावेश। 3 मूर्ति विधान। नंबर 4 इतिवृत्तात्मकता। इनमें से कौन सा विकल्प सही है? 1 2 3 1 2 1 3 4 1 2 3 4 1 3 1 2 3 4 सभी। कौन सा राइट है? 1 2 3 राइट है। चौथा इतिवृत्तात्मकता नहीं थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन से पहले व्याख्या देख लेते हैं। छायावाद के अर्थ निर्धारण के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सीमित अर्थ में इसे एक शैली विशेष माना, जिसमें लाक्षणिक मूर्तिमत्ता, प्रतीत विधान, विरोध, चमत्कार, विशेषण, विपर्यय, मानवीकरण, अन्योक्ति विधान आदि पर बल रहता है। छायावाद के व्यापक अर्थ में उन्होंने रहस्यवाद को भी समाविष्ट किया। जयशंकर प्रसाद ने छायावाद में स्वानुभूति की विवृत्ति पर बल दिया। छायावाद के विवेचन के प्रसंग में स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति का भी उल्लेख मिलता है। इतिवृत्तात्मकता द्विवेदी युग की विशेषता है। किसकी? द्विवेदी युग की। इतिवृत्तात्मकता द्विवेदी युग में मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 7, चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली किस युग की कविता की विशेषता है? छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, इनमें से कोई नहीं, तो छायावाद। व्याख्या देखेंगे। छायावादी युग प्रधानतः मुक्त गीतों का युग है। मुक्त गीत गेय तथा संगीतात्मक है। चित्रमयी कल्पना तथा लाक्षणिक प्रतीकात्मक शैलियों को अपनाकर छायावादी कवियों ने कविता को सजीव और सरस बना दिया है। भावानुकूल छंद चयन करने में भी इन्होंने अपनी मौलिकता का प्रदर्शन किया। अलंकारों का प्रयोग में भी नवीनता, मानवीकरण तथा विशेषण, विपर्यय जैसे नए अलंकारों का उदय एवं प्रचुर प्रयोग हुआ। भाषा खड़ी बोली को संवारने उसमें ब्रजभाषा शैली, लोच और सरसता जैसी लोच और सरसता लाने के उसकी अभिव्यंजना शक्ति बढ़ाने का समस्त श्रेय इस युग को ही जाता है या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है। प्रसाद के काव्य में निम्नलिखित में से किसका उत्कर्ष मिलता है? विद्वता, अभिव्यंजना, चारुता, चमत्कार। किसका मिलता है? अभिव्यंजना का। किसका मिलता है? अभिव्यंजना का। व्याख्या देखेंगे। अभिव्यंजना की दृष्टि से जयशंकर प्रसाद के काव्य की गति अपरिमित है, परंतु वस्तु
का मार्मिक एवं पूर्ण अंतः साक्षात्कार तभी संभव है जब अभिव्यंजना के सूक्ष्म प्रसारणों का प्रयोग कौशलपूर्ण हो। यह तथ्य भी सही है, अभिव्यंजना साधन मात्र है, साध्य वास्तविक वस्तु ही होती है। प्रसाद के काव्य में ध्वनि, रीति, गुण, वक्रोक्ति, औचित्य आदि तत्वों से युक्त होकर अभिव्यंजना ने अपना स्वरूप ग्रहण किया है। आंसू में प्रसाद की अंतर्भावनाओं की जैसी अभिव्यक्ति हुई है वैसी अन्यत्र विरल है। कामायनी में एक प्रौढ़ विद्वता झलकती है। अमूर्त भाषा भावों को मूर्त रूप देने में प्रसाद की कला अतुलनीय रही है। प्रसाद की लाक्षणिकता बेजोड़ है। प्रसाद की कविताएं भात माधुर्य रस से भरी हुई, प्रसाद से परंपरा से कटकर हटकर और ऊपर उठकर प्रसाद ने अपनी कविता की भावभूमि का निर्माण किया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। आधुनिक काल के तीसरे उत्थान की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति है क्या? प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, हालावाद, छायावाद। क्या है? छायावाद है। कौन सी? तीसरी लहर। आधुनिक काल में पहला था द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, फिर आया द्विवेदी युग, फिर आया छायावाद, तो तीसरी लहर मानी जाएगी। व्याख्या देखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को 2 खंडों में विभाजित किया, गद्य और काव्य खंड। दोनों खंडों को दो प्रकरणों में बांटा गया। गद्य के पहले प्रकरण में ब्रजभाषा गद्य और खड़ी बोली गद्य का विवेचन तथा दूसरे प्रकरण में गद्य साहित्य का आविर्भाव विश्लेषित है। काव्य खंड में भी 2 प्रकरण हैं, पुरानी काव्य धारा और नई काव्य धारा। नई धारा के भी 3 उत्थान हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। काव्य खंड के दूसरे प्रकरण के तृतीय उत्थान को काव्य में छायावाद के नाम से अभिहित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10। जयशंकर प्रसाद की कामायनी की भाषा है सदुक्कड़ी, अवधी, ब्रज भाषा, खड़ी बोली। कौन सी है? खड़ी बोली है। कामायनी की भाषा खड़ी बोली है। व्याख्या देख लेते हैं। जयशंकर प्रसाद की कामायनी की भाषा खड़ी बोली है। खड़ी बोली का यह अद्वितीय महाकाव्य मनु और श्रद्धा को आधार बनाकर रचित मानवता को विजयिनी बनाने का संदेश देता है। यह रूपक कथा काव्य भी है। इनकी यह कृति छायावाद और खड़ी बोली की काव्य गरिमा का ज्वलंत उदाहरण है। सुमित्रा नंदन पंत इसे हिंदी की ताजमहल माना है। किसने? सुमित्रा नंदन पंत ने। क्या माना है? हिंदी में ताजमहल के समान माना है। किसे? कामायनी को। क्वेश्चन नंबर 11। श्रद्धा नामक पात्र किस महाकाव्य में है? कामायनी में है। किसमें? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12। कामायनी के प्रमुख पात्र राम, कृष्ण, रतनसेन, मनु हैं। कौन है? मनु। क्वेश्चन नंबर 13। कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? 8, 10, 12, 15। ऑप्शन नंबर डी थोड़ा कट गया है, यहाँ पर है 15। ऑप्शन यही राइट है, 15 सर्ग हैं। व्याख्या देखेंगे। कामायनी 15 सर्गों में विभक्त है। ये सर्ग चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य तथा आनंद। कामायनी में स्वयं कामायनी नाम भी कम प्रतीकात्मक नहीं है। कर्म सर्ग से पहले कामायनी का प्रयोग नहीं होता है। पांडुलिपि संस्करण में यह सर्ग
बाद में लेखक द्वारा कर्म कर दिया गया होगा, जैसे कम कर दिया गया होगा, नहीं कर्म कर दिया दिया गया होगा, जैसे कि युद्ध का संघर्ष कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 14, कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने, मुक्तिबोध ने, इंद्रनाथ मदान ने, शांतिप्रिय द्विवेदी ने। किसने कहा है? शांतिप्रिय द्विवेदी ने। क्या कहा है? छायावाद का उपनिषद। क्या कहा है? छायावाद का उपनिषद। व्याख्या देखेंगे। जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी 1935 ईस्वी छायावादी शैली का प्रथम महाकाव्य है। कैसा काव्य है? महाकाव्य है। प्रतिनिधि द्विवेदी महाकाव्य। शांतिप्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। किसने? शांतिप्रिय द्विवेदी ने कहा है। शांतिप्रिय द्विवेदी ने 27 कृतियाँ लिखी है। कितनी? 27, जिनमें प्रमुख है परिचय, नीरव, हिमानी, हमारे, साहित्य, निर्माता युग और साहित्य, सामयिकी, धरातल, जीवन यात्रा, परिव्राजक की प्रजा, वृत्त और विकास, कवि और काव्य, परिक्रमा, चित्त और चिंतन एवं स्मृतियाँ और कृतियाँ। ये किसकी रचनाएं हैं? किसकी हैं? अभी मैंने नाम ऊपर बताया है, नीचे मैसेज में आप कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 15, छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यधारा अभिव्यक्ति किसने कहा है? नगेंद्र ने, नामवर सिंह ने, राम स्वरूप द्विवेदी ने, नंदुलारे वाजपेयी ने। किसने कहा है? तो नामवर सिंह ने कहा है। व्याख्या देखेंगे। डॉक्टर नामवर सिंह ने छायावाद को राष्ट्रीय जागरण से जोड़ते हुए लिखा है, छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है जो एक ओर पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता है और दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से इस जागरण में जिस तरह क्रमशः विकास होता गया है, इसकी काव्यात्मक अभिव्यक्ति भी विकसित होती गई और इसके फलस्वरूप छायावाद संज्ञा का भी अर्थ विस्तार होता गया। डॉक्टर रामविलास शर्मा तथा डॉक्टर नामवर सिंह आदि आलोचकों ने छायावाद को राष्ट्रीय आंदोलन तथा पूंजीवाद के विकास के साथ जोड़ा, जबकि डॉक्टर नगेंद्र की दृष्टि में छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। क्वेश्चन नंबर 16, कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? तन का, मन का, हृदय का, बुद्धि का? श्रद्धा किसका प्रतीक है? हृदय का प्रतीक है। किसका? हृदय का। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, उससे पहले थोड़ी सी व्याख्या देखेंगे। कामायनी में मनु, श्रद्धा और ईड़ा क्रमशः मन, हृदय और बुद्धि के प्रतीक हैं। कामायनी अपनी मूल कथा और उससे व्यंजित होने वाले तात्पर्य दोनों की दृष्टि से अत्यंत श्रेष्ठ है। कामायनी जयशंकर प्रसाद कृत, किसकी? जयशंकर प्रसाद कृत एक महाकाव्य है। इसकी प्रधान पात्र श्रद्धा है। कौन है? श्रद्धा। काम की पुत्री, एक मिनट देखते हैं। श्रद्धा है काम की पुत्री। किसकी? काम की पुत्री होने के कारण उसका दूसरा नाम कामायनी भी है। किसका? श्रद्धा का। प्रसाद जी ने इस गरिमामयी नारी को सम्मान देने के लिए ही अपने महाकाव्य का नाम कामायनी रखा। इसकी कथा का आधार ऋग्वेद, छंदोग्य उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण
श्रीमद् और श्रीमद् भागवत है। क्वेश्चन नंबर 17, कामायनी की श्रद्धा डैश की प्रतीक है? किसकी? हृदय की प्रतीक है। कामायनी की श्रद्धा हृदय की प्रतीक है। किसकी प्रतीक है? हृदय की। क्वेश्चन नंबर 18, जयशंकर प्रसाद की किस कृति को पहले ब्रजभाषा में तथा बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया? प्रेम पथिक, कानन कुसुम, झरना, आंसू। किसे? प्रेम पथिक को। ए राइट है। व्याख्या देखेंगे। छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद की रचना प्रेम पथिक, कौन सी? प्रेम पथिक कब की है? 1916। पहले ब्रजभाषा में लिखी गई। कौन सी? प्रेम पथिक पहले ब्रजभाषा में लिखी गई, किंतु बाद में उसे खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया। उल्लेखनीय है कि कानन कुसुम और झरना के परिवर्तित संस्करणों में कवि ने कुछ कविताओं का समावेश किया तथा आंसू में 64 छंद और जोड़ दिए। महत्वपूर्ण तथ्य, जयशंकर प्रसाद की प्रमुख काव्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? यहाँ पर थोड़ा सा देख लें। उर्वशी है, कब की है? 1909 की। वन मिलन है, 1909। प्रेम राज्य है, 1909। अयोध्या का उद्धार है, 1910। शोकोच्छ्वास है, 1910। वभ्रुवाहन है, 1911। कानन कुसुम है, 1913। करुणालय है, 1913। महाराणा का महत्व है, 1914। झरना है, 1918। आंसू है, 1925। लहर है, 1933 और कामायनी है, 1935। ये हैं हमारे जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी कृति जयशंकर प्रसाद की नहीं है? कानन कुसुम, दीपशिखा, झरना, कामायनी। कौन सी नहीं है? दीपशिखा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20, सन 1918 में प्रकाशित जयशंकर प्रसाद के काव्य संकलन झरना में कितनी कविताएं थीं? 22, 18, 24। एक ऑप्शन नहीं आ रहा है। कितनी थी? 24 थी। कितनी थी? 24 थी। 24 नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहाँ लिख देती हूँ। ऑप्शन नंबर सी क्या है? 24 है। व्याख्या देखेंगे। झरना का पहला संस्करण 1918 में, दूसरा संस्करण 1927 में। पहला 18 में, दूसरा 27 में। किसका? झरना का। 27 में प्रकाशित हुआ। झरना के तीसरे संस्करण के अंतर्गत 1934 में प्रकाशित हुआ। प्रकाशक का निवेदन है, क्या निवेदन है? जिस शैली की कविता को हिंदी साहित्य में आज के दिन छायावाद का नाम मिल रहा है, उसका प्रारंभ प्रस्तुत संग्रह द्वारा ही हुआ था। किंतु झरना के प्रथम संस्करण के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह कहा है झरना की उन 24 कविताओं में उस समय नूतन पद्धति पर निकलती हुई कविताओं से कोई ऐसा विशिष्टता नहीं थी जिस पर ध्यान दिया जाता। दूसरे संस्करण में, जो बहुत पीछे संवत 1984 में निकला, पुस्तक का स्वरूप ही बदल गया। उसमें आधी से ऊपर अर्थात 33 रचनाएं जोड़ी गई। इनमें पूरा रहस्यवाद, अभिव्यंजना का अनूठापन, व्यंजक, चित्र विधान सब कुछ मिल जाता है। विषाद बालू की बेला, खोलो द्वार, बिखरा हुआ प्रेम, किरण, बसंत, प्रतीक्षा इत्यादि उन्हीं
पीछे जोड़ी हुई रचनाओं में हैं जो पहले संस्करण 1975 के संस्करण में नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। आंसू है, आंसू क्या है? मुक्तक काव्य संकलन है, अतुकात्मक काव्य संकलन है, प्रबंधक काव्य संकलन है, या इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं। हमने इसके पहले पढ़ा था कि आंसू भी महाकाव्य है। व्याख्या देखते हैं। आंसू विरह काव्य है। क्या है? महाकाव्य नहीं, विरह काव्य है, जिसमें प्रेमी की मादक स्मृतियों की याद में अपनी आंतरिक ज्वाला, विषाद और वेदना का इजहार है। स्मृति के रूप में प्रायः 3 वस्तुओं का उल्लेख हुआ है: प्रिय के शारीरिक सौंदर्य और परिरंभ कुंभ की मदिरा तथा निःश्वास मलय के झोंके का। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22। जयशंकर प्रसाद की कृतियाँ किस विकल्प में हैं? नीरजा, सांध्य गीत, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी। ये किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद की तो नहीं है, महादेवी वर्मा की हैं। दूसरे में देखेंगे झरना, लहर, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त। ये हमारे जयशंकर प्रसाद की हैं। तीसरे में किसकी हैं? परिमल, गीतिका, प्रबंध, पद्म, तुलसीदास। डी है पल्लव, गुंजन, युगवाणी। सी और डी दोनों आप लोग कमेंट में बताएंगे किसकी रचनाएं हैं। व्याख्या देखेंगे। विकल्प यहाँ व्याख्या में बता दे रहे हैं, चलो फिर भी आप भी मैसेज में बताएंगे। विकल्प बी में प्रस्तुत कृतियाँ जयशंकर प्रसाद की हैं। विकल्प ए की कृतियाँ महादेवी वर्मा की हैं, जो मैंने बता दिया था। ऑप्शन नंबर सी में कृतियाँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हैं, तथा विकल्प डी की कृतियाँ सुमित्रानंदन पंत की हैं। सी किसकी है? निराला की। डी किसकी है? पंत की है। क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक जयशंकर प्रसाद नहीं हैं? कानन कुसुम, ध्रुव स्वामिनी, चारुचंद्र लेख, तितली। किसके नहीं हैं? चारुचंद्र लेख के प्रसाद जी नहीं हैं। बाकी सारी कृतियाँ जयशंकर प्रसाद की हैं। कानन कुसुम भी है, ध्रुव स्वामिनी भी है, तितली भी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पहले व्याख्या देख लेते हैं। चारुचंद्र लेख के लेखक जयशंकर प्रसाद नहीं हैं, बल्कि हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख रचनाएं बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा, कुटज, विचार प्रभाव, अशोक के फूल, कल्पलता, आलोक पर्व, विचार और वितर्क इत्यादि। कानन कुसुम, ध्रुव स्वामिनी और तितली जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। अन्य तथ्य देखेंगे। कबीर नामक कृति पर हजारी प्रसाद द्विवेदी को मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला था। किस पे? कबीर पर पारितोषिक प्राप्त हुआ था। दूसरा पॉइंट है साहित्य समिति इंदौर ने हजारी प्रसाद द्विवेदी को सूर साहित्य पर स्वर्ण पदक से सम्मानित किया था। ऑप्शन नंबर 3। विश्व भारती का संपादन कार्य भी उन्होंने किया था। किसने? प्रसाद ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? माया, यामा, द्वीप शिखा, आंगन के पार द्वार, नीरजा। कौन नहीं है? आंगन के पार द्वार नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। व्याख्या देखेंगे। आंगन के पार द्वार महादेवी वर्मा की नहीं है, बल्कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की रचना है। किसकी? अज्ञेय जी का नाम बहुत बड़ा है, याद रखना, कभी कभी पूरा नाम पूछा जाता है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की रचना है। अज्ञेय की अन्य प्रमुख रचनाएं हैं अरि ओ करुणा, प्रभामय, हरि, घास पर क्षण भर, इंद्रधनुष रौदे हुए, पूर्व, सुनहले सैलाब,
शैवाल कितनी नावों में कितनी बार, बावरा अहेरी इत्यलम, चिंता पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ इत्यादि किसकी रचनाएं हैं? अज्ञेय की हैं। महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। महादेवी वर्मा की प्रमुख काव्य रचनाएं हैं निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्यगीत, दीपशिखा, सप्तपूर्णा, यामा और हिमालय इत्यादि। दूसरा पॉइंट है निहार महादेवी वर्मा की प्रथम काव्य संग्रह है। इसमें 47 गीत संकलित हैं। नंबर 2 प्रसाद पंत निराला तथा महादेवी वर्मा छायावाद युग के इन 4 महाकवियों को बृहद चतुष्टयी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? बृहद चतुष्टयी के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट महादेवी वर्मा को भारत सरकार ने पद्म भूषण अलंकरण से सम्मानित किया। अगला पॉइंट इनकी रचनाएं सर्वप्रथम चांद पत्रिका में प्रकाशित होती थी। किसकी? महादेवी वर्मा की। अगला पॉइंट काव्यात्मक प्रतिभा के लिए इन्हें केसरिया एवं मंगला प्रसाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला पॉइंट महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ एवं भारत भारती पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट महादेवी वर्मा को 1907 से 1987 ईस्वी का जन्म फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। ये आरंभ में ब्रज भाषा में कविताएं लिखती थी, बाद में खड़ी बोली में लिखने लगी। ये एक कुशल चित्रकार थी। कौन? महादेवी वर्मा। क्वेश्चन नंबर 25 निहार, रश्मि, नीरजा ये काव्य संग्रह किसके हैं? सुमित्रानंदन पंत के, निराला के, मुक्तिबोध के या महादेवी वर्मा के? किसके हैं? महादेवी वर्मा के। क्वेश्चन नंबर 26 निहार की रचना किसने की? महादेवी वर्मा ने किया। क्वेश्चन नंबर 27 महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन है दीपशिखा, यामा, निहार, रश्मि। कौन सी है? निहार है। क्वेश्चन नंबर 28 सप्तपर्णा किसकी कृति है? निराला, प्रसाद, महादेवी वर्मा, पंत। किसकी है? महादेवी वर्मा का है। क्वेश्चन नंबर 29 कौन सा कवि छायावादी नहीं है? निराला, पंत, प्रसाद, जयसी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 इनमें छायावादी कवि कौन नहीं है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, शिवमंगल सुमन। तो डी शिवमंगल सिंह सुमन छायावादी नहीं है, बाकी सब छायावादी हैं। क्वेश्चन नंबर 31 छायावाद के प्रमुख कवियों में किसमें गीतों की मधुर वेदना की मर्माभिव्यक्ति अधिक है? प्रसाद, पंत, महादेवी वर्मा, निराला। तो महादेवी वर्मा में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन से पहले व्याख्या देखेंगे। जैसा छायावाद के प्रमुख कवियों में महादेवी वर्मा के गीतों में मधुर वेदना की मर्माभिव्यक्ति अधिक है। उनके विविध गीतों में व्यथा, पीड़ा, आशा, अज्ञान, प्रिय और के प्रति प्रणय, वेदना और साधना की विविध अनुभूतियों के स्वर मुखरित हुए हैं। उन्होंने अनुभूति को विचार से समन्वित करने का प्रयास किया है। महादेवी वर्मा ने दुख को केवल व्यक्तिगत जीवन के संदर्भ में स्वीकार किया है। सामाजिक जीवन के प्रसंग में तो वे अथक और अमर साधना में विश्वास करती हैं। उन्हें अमरों के लोक की कामना नहीं है। वे तो मिटने के अधिकार को ही बनाए रखना चाहती हैं। अपनी पीड़ा का वर्णन उन्होंने इन शब्दों में किया है। अमरता उसमें मनाती है मरण त्योहार। क्वेश्चन नंबर 32 केवल सूक्ष्मतम सौंदर्य का राग कहकर छायावाद का किसने विरोध किया? केवल सूक्ष्मतम। आचार्य शुक्ल, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, अज्ञेय। कौन है? महादेवी वर्मा ने। केवल सूक्ष्मतम। व्याख्या देखेंगे। छायावादी समीक्षा का विवेचन करते हुए महादेवी वर्मा ने कहा छायावाद स्थूल की प्रतिक्रिया में उत्पन्न हुआ तथा छायावाद ने कोई रूढ़िगत
अध्यात्म या वर्गगत सिद्धांतों का संचयन न देकर हमें केवल समष्टिगत चेतना और सूक्ष्मगत सौंदर्यता की ओर जागरूक कर दिया था। इसी से उसे यथार्थ रूप में ग्रहण करना हमारे लिए कठिन हो गया। अतः स्पष्ट है कि हम महादेवी वर्मा ने केवल सूक्ष्मगत सौंदर्यता का राग कहकर छायावाद का विरोध किया। क्वेश्चन नंबर 33, मैं नीर भरी दुख की बदली, यह कथन किसका है? महादेवी वर्मा का है। किसका है? महादेवी वर्मा का है। ऑप्शन नंबर ए। व्याख्या देखेंगे। महादेवी वर्मा का दुखवाद किसी सीमा तक समाज कल्याण की भावना से संयुक्त है। जब वे अपने जीवन की तुलना नीर भरी दुख की बदली से करती हैं तो वहाँ आध्यात्मिक साधना के साथ साथ लोक कल्याण की भावना भी विद्यमान रहती है। जिस प्रकार घटना स्वयं को गलाकर सृष्टि को सुख और शीतलता प्रदान करती है, या दीपक स्वयं जल कर राख को हो जाता है किंतु परिवेश को आलोकित करता है, उसी प्रकार महादेवी वर्मा स्वयं साधना की आग में जलकर सामाजिक जीवन को अधिक सुखद और मंगलमय बनाना चाहती हैं। वे कहती हैं, दुख व्रति निर्माण उन्मद ये अमरता नापते पद बांध देंगे अंक स्मृति से तिमिर में स्वर्ण वेला। क्वेश्चन नंबर 34, हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा ऑप्शन नंबर ए को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्याख्या देखेंगे। जिस प्रकार मीरा ने स्वयं को श्री कृष्ण के प्रति समर्पित कर दिया था, वही समर्पण भाव महादेवी वर्मा की कविताओं में है। अतः महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा कहा जाता है। काव्य शिरोमणि निराला जी ने इनकी साहित्यिक उत्कृष्टता को हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहकर संबोधित किया। किसने? निराला ने। क्वेश्चन नंबर 35, आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 36, तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं, यह पंक्ति किसकी है? महादेवी वर्मा का है। व्याख्या देखते हैं। तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं, यह पंक्ति महादेवी वर्मा द्वारा रचित दुविधा शीर्षक कविता से ली गई है। महादेवी वर्मा ने अपनी कविता का माध्यम पूरी तरह गीत को बनाया। क्वेश्चन नंबर 37, निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है? रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, साकेत, कृत्तिवास रामायण। किसका है? तो कृत्तिवास रामायण का है। व्याख्या देखेंगे। कृत्तिवास रामायण के आधार पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने राम की शक्ति पूजा मिथक काव्य रचना की। निराला जी ने इसे कथा में परिवर्तन तो नहीं किया, लेकिन राम के चरित्र को आधुनिक मनुष्य के अंतर्द्वंद से जोड़ दिया। निराला की कविताओं पर भारतीय दर्शन का गहरा प्रभाव है। राम की शक्ति पूजा लंका कांड के कथानक को लेकर लिखी गई एक लंबी कविता है। किस कांड को? लंका कांड को लेकर। कौन से पुस्तक से? कृत्तिवास रामायण के। इसमें अनेक सर्जक के जीवंत के समीपतम पहचान का प्रतिफल है। यह राम कथा कम निराला के चमत्कार, संशय, संघर्ष और आत्म बलिदान की कहानी अधिक लगती है। राम का संशय जो है पूरा ये निराला का लगता है, क्योंकि निराला जी का जीवन भी ऐसे ही संघर्षमय था। निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है? तो कृत्तिवास रामायण का है। किसकी? कृत्तिवास रामायण के लंका कांड से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 39, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म स्थान कहाँ है? कौसानी, बागेश्वर, नैनीताल, हल्द्वानी। कहाँ पे है? कौशाम्बी में है। ऑप्शन नंबर ए राइट है।
पंत का जन्म कौशाम्बी में हुआ था। व्याख्या देखेंगे, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 1900 में। कब? 1900 में। तत्कालीन उत्तर प्रदेश, अब उत्तराखंड के, अब वो उत्तराखंड में, पहले उत्तर प्रदेश में था। अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक ग्राम में हुआ था। इनकी मृत्यु 1970 ईस्वी में इलाहाबाद, अब वो प्रयाग के नाम से जाना जाता है, में हुआ। क्वेश्चन नंबर 14, कला और बूढ़ा चाँद के लेखक कौन हैं? रामधारी सिंह दिनकर हैं, सुमित्रा नंदन पंत हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं या नंदुलारे वाजपेयी हैं? कौन है? तो पंत जी हैं। कला और बूढ़ा चाँद सुमित्रा नंदन पंत की रचनाएं हैं। व्याख्या देखेंगे, कला और बूढ़ा चाँद के लेखक सुमित्रा नंदन पंत जी। बचपन का नाम गोसाई दत्त था। किसका? पंत जी का। पंत जी की अन्य रचनाएं उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, लोकायतन, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, स्वर्णकिरण, स्वर्णधूलि, उत्तरा, वीणा, चिदंबरा, पतझड़, एक भाव क्रांति, गीतहंस, शंख ध्वनि, किरण, वीणा, समाधिता और ग्राम्या इत्यादि हैं। अन्य तथ्य देखेंगे, सुमित्रा नंदन पंत की कृति लोकायतन प्रबंध काव्य है। कैसी है? लोकायतन प्रबंध काव्य है। अगला पॉइंट, 1916 में पंत जी को कला और बूढ़ा चाँद कविता का संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। कब? 1960 में। अगला पॉइंट, लोकायतन पर सोवियत लैंड, नेहरू और चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। लोकायतन पर सोवियत लैंड, नेहरू और चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला पॉइंट, सुमित्रा नंदन पंत की ग्राम्या कृति का संबंध ग्रामीण परिवेश से है, परंतु पंत जी ने ग्राम्या में गांव की विविध समस्याओं का आकलन किया। अगला पॉइंट, युगवाणी में मार्क्स एवं गांधी के सिद्धांतों को पुस्तक से पढ़कर छंदोबद्ध किया। अगला पॉइंट, पंत जी ने अपनी पहली कविता गिरजे का घंटा, कौन सी? गिरजे की घंटा की रचना सन 1916 में की। अगला पॉइंट है, गुंजन को उनका अंतिम छायावादी काव्य संग्रह माना जाता है या माना जा सकता है। किसकी? पंत का। क्वेश्चन नंबर 41, चिदंबरा के रचनाकार हैं? कौन है? पंत जी हैं। अगला पॉइंट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 42, पंत जी की ग्राम्या कृति का संबंध ग्रामीण परिवेश से है, प्रगतिवादी दृष्टि से है, कल्पना लोक से है, नई कविता से है? किससे है? ऑप्शन नंबर 1, ग्रामीण परिवेश से है। ग्राम्या का कृति का संबंध ग्रामीण परिवेश से है। क्वेश्चन नंबर 43, लोकायतन के रचयिता हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बालकृष्ण भट्ट शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी या सुमित्रा नंदन पंत? कौन है? सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। क्वेश्चन नंबर 44, पंत की पहली रचना है वीणा, ग्रंथि, गिरजे का घंटा, इनमें से कोई नहीं। हमें अभी हम ऊपर व्याख्या में देखिए, गिरजे का घंटा। क्वेश्चन नंबर 45, इनमें सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है। ग्रंथि, वीणा, परिमल, पल्लव, कौन सी है? परिमल नहीं है। व्याख्या देख लेते हैं थोड़ी सी। परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है, शेष रचनाएं सुमित्रा नंदन पंत की हैं। क्वेश्चन नंबर 45, सुमित्रा नंदन पंत की सुप्रसिद्ध कविता परिवर्तन, कौन सी? परिवर्तन, उनके किस काव्य संकलन में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई? गुंजन, ग्राम्या, पल्लव, युगांत, किसमें? पल्लव में। सुमित्रा नंदन पंत की सुप्रसिद्ध कविता परिवर्तन उनके काव्य संकलन पल्लव में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई। क्वेश्चन नंबर 47, अरविंद दर्शन से प्रभावित हिंदी के कवि जयशंकर प्रसाद, निराला, सुमित्रा नंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त कौन थे? पंत जी अरविंद दर्शन से प्रभावित थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्याख्या देख लेते हैं पहले। सुमित्रा नंदन पंत ने अरविंद दर्शन के आधार पर नया दर्शन ढूंढने का प्रयास किया, फिर भी उनकी रचनाओं पर अरविंद दर्शन की गहरी छाप है। अरविंद दर्शन को अपनाकर पंत छायावाद से निकलने की चेष्टा करते हुए पुनः उसी क्षेत्र में प्रविष्ट हो जाते हैं। कला और बूढ़ा चाँद
रश्मिबंध, गीत हंस, स्वर्णिम चक्र, समाधिता जैसी रचनाओं पर अरविंद दर्शन की छाया स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 48, इनमें से कौन सा कवि अपने रचना काल के अंतिम दौर में प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से प्रभावित हुआ? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, रामधारी सिंह दिनकर। कौन है? पंत जी हैं। क्वेश्चन नंबर 49, अपने काव्य जीवन के उत्तर में अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि हैं? कौन है? निराला जी हैं। क्वेश्चन नंबर 50, डैश अरविंद दर्शन से बहुत ही प्रभावित थे? तो निराला जी प्रभावित थे। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, सही है। पल्लव पंत की रचना है, लोकायतन महाकाव्य की श्रेणी में आता है। पंत भारतेंदु युग के कवि हैं, तो असत्य पूछा है। क्या पूछा है? असत्य, तो डी असत्य है। व्याख्या देखते हैं। सुमित्रानंदन पंत भारतेंदु युग के नहीं बल्कि छायावाद युग के प्रमुख कवि हैं। कौन? पंत। प्रकृति का सुकुमार कवि तथा प्रकृति का सुकुमार राजकुमार भी कहा जाता है। पंत काव्य में प्रकृति के मनोरम रूपों का मधुर सरस चित्रण मिलता है। आंसू की बालिका, पर्वत प्रदेश में प्रवास आदि कविताओं में प्रकृति के मनोहर चित्र विद्यमान हैं, जिनमें कवि की जन्मभूमि के प्राकृतिक सौंदर्य का वैभव दिखाई देता है। अतः इस आधार पर हम कह सकते हैं कि पंत जी प्रकृति के सुकुमार कवि हैं। पल्लव 1928 ईस्वी की पंत जी की रचना है, लोकायतन महाकाव्य की श्रेणी में माना जाता है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 52, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो पंत को कहा जाता है। उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपनी संशोधित उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए अर्थात प्रसाद माना है, जो कि गलत है। इसके पूर्व जारी उत्तर कुंजी में विकल्प बी माना था, जो कि सही था, परंतु पुनः संशोधित उत्तर कुंजी में चयन बोर्ड ने विकल्प बी को सही माना। क्वेश्चन नंबर 53, किस छायावादी कवि को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है? ए सुमित्रानंदन पंत को। क्वेश्चन नंबर 54, उत्तराखंड के किस कवि को छायावाद और प्रगतिवाद के संधि स्थल का कवि कहा जाता है? मंगलेश डबरा, तारा पांडे, चंद्र कुंवर बर्तवाल, सुमित्रानंदन पंत। किसे कहा जाता है? पंत जी को। व्याख्या देखेंगे। उत्तराखंड के कवि सुमित्रानंदन पंत को छायावाद और प्रगतिवाद के संधि स्थल का कवि कहा जाता है। इनकी रचनाओं को विद्वानों ने 4 चरणों में बांटा है। छायावादी उच्छ्वास 1902 ईस्वी, ग्रंथि 1920 ईस्वी, ये भी 1920 है, ये भी 1900। उच्छ्वास और ग्रंथि दोनों 1920 की हैं। वीणा 1927 की, पल्लव 1928, गुंजन 1932। ये कौन सी हैं? छायावादी हैं। दूसरी प्रगतिवादी में कौन कौन ऐसी आएंगी? युगांत 1936, युगवाणी 1939, ग्राम्या 1940 और लास्ट में अंतश्चेतनावादी जो है स्वर्ण किरण 1947, स्वर्ण धूलि 1947, युगपथ 1949। नव मानवतावादी जो हैं उत्तरा 1949, कला और बूढ़ा चाँद 1959 में ईस्वी में, अणिमा 1955, लोकायतन 1964, चिदम्बरा। नोट क्या है? चंद कुंवर बर्तवाल का जीवन काल मात्र 28 वर्ष का रहा। समीक्षक इन्हें हिंदी का कालिदास मानते हैं। किसको? चंद्र कुंवर को। इनकी कविताओं में प्रकृति प्रेम झलकता है। क्वेश्चन नंबर 55, निम्न में से कौन सी रचना सुमित्रानंदन पंत की नहीं है? युगवाणी, सांध्य गीत, गुंजन, पल्लव। कौन सी नहीं है? सांध्य गीत नहीं है, बाकी सारी हैं। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे। पंत की रचनाओं का प्रकाशन
की दृष्टि से सही क्रम गुंजन, युगांत, ग्राम्य, लोकायतन, पहला ही राइट है, बाकी सब रॉन्ग है। व्याख्या देंगे। पंत की रचनाओं का प्रकाशन की दृष्टि से सही क्रम गुंजन 32, युगांत 36, ग्राम्य 40, लोकायतन 64। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित पुस्तकों में से किसकी भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है? अनामिका, पल्लव, परिमल, कामायनी। तो पल्लव की व्याख्या देखेंगे। सुमित्रा नंदन पंत के पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र स्वीकार करते हुए नगेंद्र ने कहा था, पल्लव की भूमिका हिंदी के छायावाद के आविर्भाव का ऐतिहासिक घोषणा पत्र है। साथ ही उन्होंने माना कि पल्लव की भूमिका में पंत ने भाषा, अलंकार, छंद, शब्द और भाव के सामरस्य पर विचार व्यक्त किए हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि कवि भाषा के प्रयोग में कितना जागरूक है। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? कामायनी, प्रिय प्रवास, साकेत, पल्लव। कौन सी नहीं है? पल्लव नहीं है। पल्लव महाकाव्य नहीं है। यह 1928 ईस्वी में रची सुमित्रा नंदन पंत का आरंभिक काव्य ग्रंथ है। कामायनी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है महाकाव्य है। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखा गया महाकाव्य है। साकेत मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखा गया महाकाव्य है। क्वेश्चन नंबर 59, बुरांश कविता के रचयिता हैं? श्यामा चरण पंत, सुमित्रा नंदन पंत, डॉक्टर लीलामणि उप्रेती, शिरोमणि पाठक। कौन है? पंत जी हैं, सुमित्रा नंदन पंत। व्याख्या देख लेते हैं। सुमित्रा नंदन पंत ने कुमायूनी में केवल एक कविता लिखी और वह कविता है बुरांश। पर कुमायूनी के प्रसिद्ध कवि हीरा सिंह राणा ने अपनी पुस्तक बुरांश में कविता देते हुए कहा वहाँ के जेवरों का वर्णन किया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 60, हिंदी साहित्य के महाकाव्य किस कवि के लिए प्रयुक्त होता है? तुलसीदास, निराला, जयशंकर प्रसाद, सूरदास। किसके लिए? निराला के लिए। निराला को महाप्राण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर व्याख्या देखेंगे। हिंदी साहित्य में महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिए प्रयुक्त होता है। निराला जी ने स्वच्छंदतावादी विचारधारा के साथ बड़ी प्रसिद्ध गद्य रचना चतुरी, चमार, बिल्ले, सुर कवि, बकरिहा आदि प्रस्तुत की है। अन्य तथ्य देखेंगे। पहला पॉइंट, निराला जी ने अपनी विवाहित पुत्री के निधन से विक्षुब्ध होकर सरोज स्मृति की रचना करते हैं। दूसरा पॉइंट, निराला जी ने कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन के पत्र समन्वय का संपादन भार भी संभाला। इसके बाद मतवाला के संपादक मंडल में भी शामिल हुए। अगला पॉइंट, लखनऊ में गंगा पुस्तक माला का संपादन करने के साथ सुधा के संपादकीय लिखने लगे। अगला पॉइंट है, निराला जी की प्रमुख काव्य रचनाएं अनामिका 1923, परिमल 1930, गीतिका 1936, तुलसीदास 1938, कुकुरमुत्ता, अणिमा, नए पत्ते, बेला, अर्चना और आराधना इत्यादि। अगला पॉइंट है, परिमल में गीत भी है और मुक्तक छंद भी, मधुर भावों से अनुप्राणित प्रणय गीत भी हैं। अगला पॉइंट, गीतिका मुख्यतः श्रृंगारिक रचना है। अगला पॉइंट, इनकी अत्यधिक समर्थक काव्य रचना राम की शक्ति पूजा और शोक गीत सरोज स्मृति है। अगला पॉइंट, पंचवटी प्रसंग काव्य की रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने की। अगला पॉइंट, पंचवटी नाम की एक रचना मैथिली शरण गुप्त की भी है। क्वेश्चन नंबर 61, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते तथा तुलसीदास किनकी रचना है? तो निराला जी की रचना है। किसकी? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 62, पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता हैं मैथिली शरण गुप्त, निराला, जयशंकर प्रसाद, केशवदास। कौन है? निराला। क्वेश्चन नंबर 63,
अनामिका काव्य किसके द्वारा रचित है? अज्ञेय, निराला, धूमिल, सुमन। कौन है? निराला जी हैं। कौन है? निराला जी हैं। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 64। परिमल किस कवि की रचना है? मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। किसकी है? डी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। परिमल जो है निराला जी की है। क्वेश्चन नंबर 65। गीतिका के रचनाकार का नाम? प्रसाद, पंत, निराला, मुकुटधर पांडे। क्या है? निराला। क्वेश्चन नंबर 66। निम्न में से कौन सी रचना निराला की नहीं है? झरना, परिमल, गीतिका, अनामिका। कौन सी नहीं है? झरना नहीं है। झरना जयशंकर प्रसाद की है। झरना निराला की रचना नहीं है, बल्कि यह जयशंकर प्रसाद की रचना है। शेष रचनाएं निराला की हैं। क्वेश्चन नंबर 67। निराला का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बांग्ला, बिहार। कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। व्याख्या देखेंगे। उच्छ्वास स्वच्छंदतावादी विचारधारा के कवि निराला जी का जन्म 21 फरवरी 1896 को महिपादल, राज्य मेदिनीपुर, बंगाल नामक ग्राम में हुआ था। बंगाल में है क्या? मेदिनीपुर नामक गांव में हुआ था। इनका पैतृक गृह उन्नाव जिले के गढ़ाकोला गांव में था। इनके पिता का नाम रामसराय त्रिपाठी था तथा पत्नी का नाम मनोहरा देवी था। 15 अक्टूबर 1961 को इलाहाबाद, अब प्रयाग के नाम से जाना जाता है, में इनका निधन होता है। कब? 1961 में। जन्म कब हुआ था? 1896 में। क्वेश्चन नंबर 68। साहित्यिक क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध किसका हुआ था? निराला का हुआ था। किसका? निराला का। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्याख्या देखेंगे पहले। निराला को केवल व्यक्ति के रूप में ही परिस्थितियों का तीव्र विरोध नहीं सहना पड़ा, वरन कवि के रूप में भी उनका प्रबल विरोध हुआ। इसका प्रधान कारण तो इनकी मौलिकता है, जो कवि के दीप्त अहंकार की साहित्यिक अभिव्यक्ति है। सन 1916 में इनकी जूही की कली का प्रकाशन उस युग के साहित्य चेतनाओं के लिए एक चुनौती बनकर सामने आया। उसमें वह व्यक्त प्रणय के चित्र और मुक्त छंद का शक्तिशाली शिल्प दोनों ही तत्कालीन मान्यताओं से मेल नहीं खाते थे, किंतु निराला अपनी धुन के पक्के और फक्कड़ स्वभाव के व्यक्ति थे, इसलिए उन्होंने सबकी उपेक्षा की उनके काव्य में आरंभ से ही विविधता के दर्शन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित पंक्ति किस प्रसिद्ध लंबी कविता से उद्धृत है? प्रतिपल परिवर्तित व्यूह, भेद कौशल सल समूह, राक्षस विरुद्ध प्रत्यूह, क्रुद्ध कपि विषम। राम की शक्ति पूजा से है, बादल राग से है, पेशोला की प्रतिध्वनि से है, या शेर सिंह का शस्त्र समर्पण से है? किससे है? राम की शक्ति पूजा से है। व्याख्या देखेंगे। उपर्युक्त पंक्ति निराला द्वारा रचित राम की शक्ति पूजा से उद्धृत है। इसमें कवि ने राम रावण युद्ध का वर्णन करते हुए धर्म और अधर्म के शाश्वत संघर्ष का चित्रण किया है। राम धर्म के प्रतीक हैं और रावण अधर्म का राम की शक्ति पूजा की रचना 1936 ईस्वी में हुई। अन्य तथ्य देखेंगे। निराला की लंबी रचना कविता है। राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, बादल राग, तुलसीदास तथा कुकुरमुत्ता। निराला के उपन्यास हैं अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरूपमा, उच्छृंखला, काले कारनामे में, पुराण कथा, महाभारत। ये सारे उनके उपन्यास हैं। निराला के निबंध का संग्रह हैं प्रबंध परिचय, प्रबंध प्रतिभा, बंग भाषा का उच्चारण, प्रबंध पद्य, प्रबंध प्रतिमा,
चाबुक, चयन, संघर्ष आदि इनके निबंध हैं संग्रह हैं। निराला के अनुवाद आनंद मठ, विश्व विकर्ष, कृष्णकांत का विल, कपाल कुंडला, दुर्गेश नंदिनी, राजरानी, देवी चौधरानी, चंद्रशेखर, रजनी, श्री रामकृष्ण, वचनामृत, भारत में विवेकानंद, राजयोग, ये सारे क्या हैं? अनुवाद हैं। किसके? निराला के। क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे। निराला की निम्नलिखित कविताओं में से कौन लंबी कविता नहीं है? भिक्षु, कुकुरमुत्ता, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा। तो कौन सी नहीं है? भिक्षु नहीं है, बाकी सारी लंबी कविताएं हैं। क्वेश्चन नंबर 71, निराला की बादल राग कविता का संबंध छायावादी सौंदर्य से है, प्रगतिवादी चेतना से है, प्रयोगवादी चेतना से है, या प्रकृति के सौंदर्य से है? किससे है? ऑप्शन नंबर डी राइट है, प्रकृति की चेतना या प्रकृति के सौंदर्य। प्रयोगवादी चेतना ने प्रकृति के सौंदर्य। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पहले व्याख्या देखते हैं। निराला की बादल राग कविता परिमल से अवतरित है। यह वातावरण प्रधान रचना है। कवि ने इस कविता के माध्यम से प्रकृति के कठोर रूप का चित्रण किया है। इसमें मुख्यतः ध्वनि, नाद और रूपक के माध्यम से युद्ध और विप्लव का रचनात्मक वातावरण तैयार किया गया है। रचनात्मकता ही उसकी अंतर्दृष्टि विधवा दिन और भिक्षु में सहने के माध्यम से जिस करुण का सृजन किया गया है वह बादल राग में गर्जन, तर्जन, विप्लव और प्रहार में बदल गई है। इसी आधार पर निराला की बादल राग कविता का संबंध प्रकृति के सौंदर्य से है। क्वेश्चन नंबर 72, बादल राग के रचयिता हैं? निराला जी हैं। क्वेश्चन नंबर 73, धिक जीवन पाता ही आया विरोध पंक्ति में किसके जीवन सत्य की अभिव्यक्ति मिलती है? निराला जी की मिलती है। सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी का ही जीवन है ऐसा कठिन। व्याख्या देखेंगे। धिक जीवन पाता ही आया विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। उपर्युक्त पंक्तियां सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कृति राम की शक्ति पूजा से ली गई हैं। इसमें मौजूद हताशा की, पराजय की, अकेले रह जाने की पीड़ा तथा निराला का गहरा बोध है। यहाँ निराला ने राम के ही नहीं बल्कि अपने अभावग्रस्त जीवन की भी गहरी अनुगूंज को प्रदर्शित किया है। क्वेश्चन नंबर 74, मुक्त छंद के प्रणेता निराला को ही माना जाता है। किसको? निराला को। ऑप्शन नंबर 1 राइट है। मुक्तक छंद के प्रणेता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। निराला की कविता का शुभारंभ मुक्त वृत्त से होता है। जूही की कली निराला के मतानुसार 1916 उनकी पहली रचना है। यह मुक्त वृत्त में है। मुक्त वृत्त में छंदोबद्ध रचना के तुक मात्र आदि के अवरोध तत्व निशेष हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, निराला की जूही की कली उदाहरण है किसकी? मासिक छंद का, मुक्तक छंद का, वर्णिक छंद का? इनमें से कोई नहीं, तो मुक्तक छंद का है। जूही की कली महावीर प्रसाद द्विवेदी ने छापने से इनकार कर दिया था। क्यों? क्योंकि ये मुक्तक छंद में थी और उन्होंने कहा ये अश्लील है बोलकर इनकार कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 76, रबड़ छंद या केचुआ छंद किस कवि की रचनाओं को लक्ष्य कर कहा गया है? निराला की रचनाओं को ये लक्ष्य करके कहा गया है। रबड़ छंद या व्याख्या देखेंगे। रबड़ छंद या केचुआ छंद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविताओं को लक्ष्य कर कहा गया है। मुक्तक छंद की स्वच्छंद प्रवृत्ति की परिहास करते हुए वे इसे रबड़ छंद, केचुआ छंद, कंगारू छंद इत्यादि नाम दिए गए हैं। अन्य तथ्य हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रानंदन पंत को मुक्तक छंद को हिंदी काव्य में संस्थापित करने का श्रेय है। अगला पॉइंट, जयशंकर प्रसाद ने कुछ कविताएं मुक्तक छंद में रची, जैसे पेसोला की
प्रतिध्वनि, परंतु व्यापक रूप से वे मुक्तक छंद को स्वीकार न कर सके। क्वेश्चन नंबर 77 निराला की अंतिम कविता है। राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास, सरोज स्मृति, पत्रोत्कंठित जीवन का विषय विष बुझा हुआ। तो कौन सा है? डी राइट है। कौन सा? डी राइट है। व्याख्या देखेंगे। हमारा वीडियो ये बहुत बड़ा हो रहा है, बट कारण ये है कि हमारे इस काल के छायावाद में कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, तो हम सारे क्वेश्चन एक वीडियो में कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। व्याख्या देखें। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अंतिम कविता पत्रोत्कंठित जीवन का विषय बुझा हुआ है आशा का प्रदीप जलता है हृदय कुंज में, अंधकार पथ एक रश्मि से सुझा हुआ है, दिग निर्णय ध्रुव से जैसे नक्षत्र पुंज में। यह 1961 में लिखी गई इस कविता में एक पंक्ति है, सिद्ध योगियों जैसा या साधारण मानव ताक रहा है भविष्य सरों के कठिन सेज पर। क्वेश्चन नंबर 78 प्रिय स्वच्छंद रव अमृत मंत्र नव पंक्ति वाली कविता का संबंध है प्रसाद से, भवानी प्रसाद मिश्र से, सुमित्रानंदन पंत से या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से। तो किससे है? निराला जी से है। प्रिय स्वच्छंद रव अमृत मंत्र नव पंक्ति वाली कविता का संबंध सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से है। उनकी यह कविता मुक्तक छंद के अंतर्गत वरदे वीणा वादनी शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित है। निराला जी ने काव्य, उपन्यास, कहानी, समालोचना, निबंध आदि लिखा है। एक ही नहीं, उन्होंने सारी रचनाएं की है। क्वेश्चन नंबर 78 निम्नलिखित में से निराला की व्यंग्य परक कविता कौन सी है? तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, सरोज स्मृति, तोड़ती पत्थर। कौन सी है? कुकुरमुत्ता व्यंग्यात्मक है। कुकुरमुत्ता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा 1941 में रचित व्यंग्यात्मक कविता है जिसका मूल स्वर प्रगतिवादी है। यह निराला के काव्य संकलन नए पत्ते में संकलित है। क्वेश्चन नंबर 80 छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा था? प्रसाद ने, महादेवी वर्मा ने, नंदुलारे वाजपेयी ने या नगेंद्र ने? किसने कहा था? नगेंद्र ने कहा था। ऑप्शन नंबर डी राइट है। व्याख्या देखेंगे। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नगेंद्र ने कहा है। डॉक्टर नगेंद्र की प्रमुख कृतियाँ रीति काव्य की भूमिका, भारतीय काव्यशास्त्र की भूमिका, रस सिद्धांत, अरस्तु का काव्यशास्त्र का काव्य में उदात्त तत्व, काव्य बिंब, नई समीक्षा आदि। अन्य तथ्य देखेंगे। महादेवी वर्मा के अनुसार छायावाद प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। अगला पॉइंट डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार आत्मा और परमात्मा का गुप्त वाग विलास रहस्यवाद और वही छायावाद है। अगला पॉइंट शांति प्रिय द्विवेदी के अनुसार जिस प्रकार मैटर ऑफ फैक्टर इतिवृत्तात्मक के आगे की चीज छायावाद है, उसी प्रकार छायावाद के आगे की चीज रहस्यवाद है। क्वेश्चन नंबर 81 छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। यह कथन किसका है? नगेंद्र का है। क्वेश्चन नंबर 82 छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस आलोचक ने कहा? नगेंद्र ने कहा। क्वेश्चन नंबर 83 छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा? सुमित्रानंदन पंत, नगेंद्र। किसने कहा है? ऑप्शन नंबर बी राइट है, नगेंद्र ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 84 छायावाद विलासमयी अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण है। यह किसका कथन है? महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, भगवती चरण वर्मा या रामचंद्र शुक्ल? किसका है? ऑप्शन नंबर डी राइट, रामचंद्र शुक्ल का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है छायावाद विलायती अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण है। क्वेश्चन नंबर 85 इनमें से कौन उत्तर छायावाद वादी कवि नहीं हैं? नगेंद्र, शर्मा, रामकुमार वर्मा, बच्चन, अंचल। कौन नहीं है?
तो बी वर्मा जी नहीं है, राम कुमार वर्मा। व्याख्या देखेंगे, राम कुमार वर्मा उत्तर छायावादी कवि नहीं है। राम कुमार वर्मा का नाम छायावाद के द्वितीय वर्ग के कवियों में सर्वाधिक उल्लेखनीय है। उनके रूप राशि, निशीथ, चित्ररेखा, आकाशगंगा आदि काव्य संग्रह में छायावादी पद्धति की रचनाएं संकलित हैं। महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे, छायावाद के प्रमुख वर्ग के कवियों के राम नरेश त्रिपाठी, बालकृष्ण शर्मा, नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी, भगवती चरण वर्मा आदि हैं। अगला ऑप्शन, छायावाद के द्वितीय वर्ग के कवियों में डॉक्टर राम कुमार वर्मा, उदय शंकर भट्ट, मोहनलाल महतो, वियोगी लक्ष्मी नारायण मिश्र, जनार्दन प्रसाद झा, द्विज गोपाल सिंह नेपाली, केदारनाथ मिश्र, प्रभात आरसी प्रसाद सिंह आदि हैं। अगला क्वेश्चन 86, समाटा का संबंध हिंदी के किस काव्यांदोलन से जोड़ा गया है? प्रगतिवाद, छायावाद, प्रयोगवाद, नई कविता। किससे जोड़ा गया है? छायावाद से जोड़ा गया है। व्याख्या देखेंगे, फैंट समाटा का संबंध हिंदी के छायावाद काव्यांदोलन से जोड़ा गया है। रहस्यवाद के अंतर्भूत रचना है। रचनाएं पहुँचे हुए पुराने संतों या साधकों की उसी वाणी के अनुकरण पर होती है। तो तुरीयावर्था या समाधि दशा में नाना रूपों में उपलब्ध आध्यात्मिक ज्ञान का आभास देती हुई मानी जाती हैं। इस रूपात्मक आभास को यूरोप में छाया फैंट समाट कहते हैं। उक्त प्रवृत्तियों का अनुसरण करने का कारण छायावाद का संबंध फैंट समाटा से जोड़ा गया है। इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हमारा छायावाद का जितने भी क्वेश्चन आज तक किसी भी परीक्षा में आए हैं, सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पर समेटने की कोशिश की है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेकर आऊँगी। और आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है या और कुछ नया टॉपिक चाहिए तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।